हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 11। जो हमारा चैप्टर 11 है वो क्या है? प्रकाश की छाया और उसका परावर्तन। प्रकाश की छाया क्या होती है और परावर्तन क्या होता है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि कार, बस, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि हमें कई सारी वस्तुएं दिखाई देती है जब हम रास्ते में चलते हैं, तो हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। क्या आप देखेंगे कि मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। हम देखते हैं हमारे लिए प्रकाश कितना ज़रूरी है। प्रकाश हमें हर वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। टार्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टार्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं को पड़ता है, तब हम हमारी आंखों की ओर आते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। अब हम जानेंगे कि पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं। याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप समूह में बांटा था। हमने देखा था कि जो हमारा अध्याय 4 था, हमने उसको इनको अलग अलग पार्टों में हमने बांटा था कि जैसे कौन कौन से समूह होते हैं, उनमें हमने पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी को अलग अलग समूह में विभाजित किया था। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह कौन सी कहलाती है? अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु क्या कहलाती है? अंदर से होकर जाने देती है। जैसे कि प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? पारदर्शी कहलाती है। कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देता, ऐसी वस्तु को कहते हैं पारभासी वस्तु कहलाती है। अब हम इसके लिए क्रियाकलाप एक करके देखते हैं। हमारे चारों ओर देखिए, दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए। रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखण कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा, इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी वस्तु आने वाले प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? जो दूर रखी होती है वस्तु, क्या उनका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है? देखते हैं हम वस्तु को यहाँ देखने के लिए परीक्षण करना कि वे प्रकाश को अपने से जाने देती है अथवा नहीं। ये यहाँ पर इस चित्र में दर्शाया गया है। अब हमको यहाँ पर एक सारणी दे रखी है। वस्तु पेंसिल पार देखना संभव है या नहीं है? अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी। जैसे कि पेंसिल कैसी वस्तु है, इसके आर पार देख सकते हैं कि नहीं? रबड़ की गेंद, लिखने की कागज की शीट, हम इसके बारे में जान सकते हैं कि ये कौन सी वस्तु होती है। अपने प्रेक्षणों की सारणी के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। जैसे कि अगर वह प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देती है तो वह क्या कहलाती है? हमारी पारदर्शी। और बिल्कुल भी नहीं गुजरने देती है तो वह क्या कहलाती है? अपारदर्शी। और जो कुछ प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देती है वह क्या कहलाती है? पारभासी। अब हम देखते हैं छाया वास्तव में क्या होती है। अब छाया के बारे में जानेंगे। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण कभी कभी आप वस्तुओं की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी गई शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़ते हुए देखें तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की भारी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं के बारे में रेखाएं खींचिए।
अब आपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की भारी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ, कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए। अब हम क्रियाकलाप 3 करके देखते हैं। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे कमरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च, गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप जाकर ऊपर की ओर इस तरह जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर के पार नहीं होता है। जब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़ें, क्या अब छाया शीट पर बनती है? हम देखते हैं कि वो हमारी छाया जो रहती है वो शीट पर बनती है क्या? अपने हाथों में छिपी जंतुओं की छाया। जैसे हम देखते हैं हमारे हाथों से क्या बना सकते हैं हम, जंतुओं की छाया। यहाँ पर हमको कुछ जंतुओं की छाया दिखाई दे रही है, ये हम अपने हाथों से बना सकते हैं। इसी प्रकार छाया केवल पर्दे पे ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवारें, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। जैसे कि जो छाया होती है वो हमको काय पे दिखाई देती है, पर्दे पर। लेकिन कभी कभी हमको जब छाया को देखते हैं हम तो क्या होता है, ज़मीन पर भी दिखती है, कमरे की दीवार पर भी और इमारतों पर भी हमारी छाया हमको देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए काय का कार्य करती है, पर्दे का कार्य करती है। छायाओं से हमें वास्तु की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कुछ छायाएं दिखाई दे गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मज़ेदार? जैसे कि हमने यहाँ पर चित्र में देखा है, ये सारे हमारे क्या है, यहाँ पर हम हाथों से जानवरों की छाया बना रहे हैं। अब हम क्रियाकलाप 4 करके देखते हैं। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया को देखिए। क्या दोनों ही छाया समान आकृति की प्रतीत होती है? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े एक फलक को सूर्य के सामने रखते हैं अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें। जैसे कि हम अब यहाँ पर सरल कैमरा बनाने में इसका प्रयोग करेंगे। सूची छिद्र कैमरा। निसंदेह कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सी जटिल सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप 5 करके देखते हैं। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्स को एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति की जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिर से देखिए। आपने सिर तथा सूची छिद्र को यहाँ हमको दिखाई दे रहा है हमारा क्या ये बॉक्स ए है। फिर हमने यहाँ पर एक चीज़ को छेद करके जो हमने बनाया सूची छिद्र कैमरा हमारा ये बन चुका है। यहाँ पर
अब हम यहाँ क्या देखते हैं, काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुओं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र में बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब अपनी छाया से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे अथवा उल्टे आचार्य? आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधा कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे कि हमको यहाँ इस पेड़ के नीचे दिखाई दे रही है। हमारे क्या है, प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा है। वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं हमको। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बूझो के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। जैसे कि क्या देखा था उसने, उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी उल्टे दिखाई देते हैं? पहेली का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये है कि सब परिणाम जो हमें देख रहे हैं, जैसे कि छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। अब हम इसके लिए एक क्रियाकलाप 6 करके देखते हैं। आइए पाइप का एक छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब आपको मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं बाईं घुमाइए। क्या अब आपको मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अब हम देखते हैं दर्पण या परावर्तन क्या होता है। दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 7 करके देखते हैं। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? आप टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यह वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। अब हम एक क्रियाकलाप
8 करके देखते हैं। एक बड़ी थर्माकोल की शीट एक किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे किनारे पर दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश की किरणें डालिए। जैसा कि हमको यहाँ चित्र में दिखाया गया है, सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश। आप क्या अवलोकन करते हो? क्या आप में दर्शाइए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। अब हमें यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ प्रमुख शब्द देखने को मिले, जैसे कि दीप्त, दर्पण, अपारदर्शी, सूचीचित्र कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी और पारदर्शी। हमें इन सारे शब्दों के अर्थ अच्छे से समझ में आ गए। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर का सारांश देखते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं गुजरने जाने देती है। जो अपारदर्शी वस्तुएं वो क्या करती है? प्रकाश को अपने अंदर से जाने से रोकती है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यह हमने सारे सारांश देखे। अब हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।